प्रिय पत्रकार साथियों, पत्रकार वार्ताओं में आपकी निरंतर उपस्थिति न सिर्फ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मनोबल बढ़ाती है, अपितु बिहार के करोड़ों नागरिकों को संबल भी प्रदान करती है कि उनके बुनियादी मुद्दों को, उनके विषयों को रोज जो हम रेखांकित करते हैं वह आप प्रकाशित, प्रचारित और प्रसारित करते हैं। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि बिहार के एक मुखर और निर्भीक नेता राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद जी हम लोगों के साथ इस पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय यशस्वी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सचिव के रूप में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले प्रणव झा साहब हमारे इस पत्रकार वार्ता के संबोधन में आपसे संवाद स्थापित करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कोकम कादरी जी हम लोगों के बीच है, वो आपसे संवाद करेंगे। और राज्यसभा सांसद और देश के एक बड़े यशस्वी नेता आज हमारे साथ हैं अंजनी यादव जी। नहीं, इनके पुत्र राज्यसभा में, ये अच्छा। लोकसभा के एमपी रहे हैं। ये पूर्व सांसद हम लोगों के साथ है, क्षमा कीजिएगा। और इस पत्रकार वार्ता को मैं तुरंत प्रारंभ करने के लिए अनुरोध करता हूं अखिलेश प्रसाद जी से कि वे इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, आज अब से 2-2.5 घंटे बाद दूसरे चरण के मतदान का भी शोर समाप्त होने वाला है, प्रचार समाप्त होने वाला है। कुछ बातें जो हम लोगों के मन में और खास करके बिहार के लोगों के मन में थी कि प्रधानमंत्री जी जाते जाते कम से कम इतना तो घोषणा कर देंगे कि 2025 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे अगर उनकी सरकार आएगी तो। लेकिन प्रधानमंत्री जी बनारस चले गए और उन्होंने इस तरह का कोई घोषणा नहीं किया, न तो गृह मंत्री ने इस तरह का कोई घोषणा किया। और जब यहाँ उनका रोड शो चल रहा था तो उस समय उनके साथ मंत्री के रूप में काम कर रहे जनता दल यू कोटे से ललन सिंह जी उस मार्च में शामिल हुए जरूर, लेकिन नीतीश जी कहीं दिखाई नहीं पड़े। नीतीश जी के साथ मुझे जैसा मालूम है कि 2-3 डॉक्टर्स को लगाया गया है और मुझे अंदेशा है कि जब परिणाम आएंगे तो ये लोग ऐसा तो नहीं करेंगे कि उनको मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाएगा। मैं पहले भी आपके माध्यम से अनुरोध किया था कि उनका स्वास्थ्य बुलेटिन जारी करना चाहिए, जो आज तक हुआ नहीं। फिर आज जो स्थिति है, कल मैं उद्योग, भारी उद्योग, मध्यम उद्योग के बारे में आपसे बात किया था। आज मैं देखता हूं, प्रधानमंत्री जी की एक तस्वीर देखा हूं कि सृजन घोटाले के आरोपियों को हाथ जोड़ते हैं। ये आप भी देख सकते हैं, दोनों हाथ में सीधा। मेरा चेहरा आना जरूरी है, मैं कोई घोटाले में नहीं हूं। इधर देख लीजिए। आप दिखाइए। तो एक तरफ सृजन घोटाले के आरोपियों को हाथ जोड़ते हैं, भागलपुर की ये तस्वीर है। और छात्र अगर नौकरी मांगे, रोजगार मांगे तो उनका हाथ पांव पुलिस के द्वारा तोड़ा जाता है। ये भी तस्वीर आपके सामने है।
प्रणव झा जी आपको दिखा रहे हैं, यही है मोदी और नीतीश जी का मॉडल, जो अब तक पिछले 20 साल के शासन में और 11 साल के डबल इंजन की सरकार में यहां हुआ है। एक और ये मैं यहां शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि नौकरी घोटाला का बहुत चर्चा हुआ है, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के पहले आप ही के एक सहयोगी पत्रकार मित्र ने प्रकाशित किया कि नीतीश जी के बेटे को एक घर दिया गया भारत की सरकार में शामिल जनता दल यू कोटे के एक मंत्री जी के द्वारा, और वो करोड़ों का आवास है बोरिंग रोड के इलाके में। तो एक तरफ जो लोग आरोप लगाते हैं कि जॉब के बदले नौकरी, जमीन, तो दूसरी तरफ ये क्या है कि उनको आवास दिया गया और बदले में वो कहीं जनता दल यू के कोटे से मंत्री तो नहीं है। ये बात भी मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं। अब जब चुनाव का शोर समाप्त हो रहा है, हम लोगों को अनुमान है कि हम लोग बड़े मार्जिन से यहां सरकार बनाने जा रहे हैं, और जो कुछ भी हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है वो सब हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। बिहार के मतदाता मालिकों से मैं अपील करता हूं कि जिस तरह से पहले चरण के मतदान में आपने महागठबंधन के प्रत्याशियों को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया, उसी तरह से बढ़ चढ़कर इस चुनाव में 11 तारीख का जो चुनाव होने जा रहा है परसों सुबह से शाम तक, उसमें भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और महागठबंधन के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद और समर्थन दीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मैं एक बार फिर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बिहार के प्रमुख राजेश राठौर जी और मेरी तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं प्रणव झा साहब से कि इस पत्रकार वार्ता को संबोधित। धन्यवाद अभय जी, धन्यवाद अखिलेश भाई। एंगल हो गया टेढ़ा, अब ठीक हो गया। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कल गया से रैली कर चुनाव का जो जमीन से स्पंदन आ रहा है, उससे मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि बिहार के लोगों ने मन बनाया है और बदलाव की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है। यूं तो जगजाहिर है कि बिहार के लोग अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते हो, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो या बात के अनेकों सामाजिक आंदोलन या राजनीतिक आंदोलनों को देखें। यहां की मिट्टी में न्याय, समानता और भाईचारे की खुशबू है, और यही कारण है कि तमाम जगह फतह हासिल करने के बावजूद भाजपा ने
यहां आकर हमेशा घुटने टेके हैं। जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वो पीछे इतिहास में है और लोगों के सामने उनकी कलई स्पष्ट रूप से खुलकर आ गई है। जैसा अखिलेश जी ने बताया कि लगभग 20 सालों का अनवरत शासन और 11 वर्षों का डबल इंजन का शासन, उसके बावजूद आज अगर बिहार के लोगों से पूछें तो एक ही सवाल है कि रोजगार कहां है, किसान को दाम क्यों नहीं मिल रहा, महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है। सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बातें करती है, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन सच्चाई आप सबके सामने है कि नौजवान दर दर भटक रहा है, किसान कर्ज में डूबा है और रसोई की आग महंगाई से ठंडी हो गई है। मैं जहां तक महागठबंधन की बात करता हूं, कांग्रेस की बात करता हूं, हम सत्ता की राजनीति नहीं करते। हम चाहते हैं कि हर गरीब का बेटा आगे बढ़े, हर बेटी को शिक्षा और सुरक्षा मिले, हर परिवार के घर में सम्मान की रोटी हो। आज बिहार के युवा बिहार के बाहर इस डबल इंजन सरकार की विफलता की कहानी कह रहे हैं। बेरोजगारी, पलायन, मजबूरी की कहानी बता रहे हैं। पूरी दुनिया में जेन जी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री जेन जी की बात करते हैं, पर उनकी नीतियों ने, उनकी अमनस्कता ने बिहार के युवाओं को जनरेशन एल बना दिया, जनरेशन लेबर बना दिया। उद्योग गुजरात में लगाए जा रहे हैं, श्रमिक बिहार से जाते हैं। ऐसा क्यों है? उद्योग यहां क्यों नहीं लगाए जा सकते? प्रधानमंत्री कहते हैं बिहार के युवाओं से रील बनाओ। माफ करिएगा प्रधानमंत्री जी, रील आप अपने मंत्रियों से बनाएं जो आपके खोखले विकास और झूठ की कहानियां इश्तेहारों से छिपाकर कहते हैं। बिहार का युवा बिहार का निर्माण करेगा, देश का भविष्य का निर्माण करेगा। वो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, प्रशासनिक सेवा में होगा, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बेहतरीन नागरिक बनेगा। उसे लेबर मत बनाइए। उसके तमाम मेहनत का तमगा श्रमिक से बनाकर मत दीजिए। यह आपसे विनती है। मैं आप सभी के माध्यम से बिहार के वोटरों से कहूंगा कि आपका जनमत का अधिकार सिर्फ एक वोट नहीं है। आपका वोट जो है वो आपका आखिरी हथियार है। उस हथियार का प्रयोग करिए, अपनी शक्ति का प्रयोग करिए। आप खुद को, अपने मां बाप को, अपने गांव को, अपने राज्य को उसके विचार, विकास और सम्मान का अधिकार दिलाइए। इस सरकार के खिलाफ वोट करिए, अपने अधिकारों के लिए वोट करिए और बिहार को पुनः उसका खोया हुआ सम्मान और गौरव वापस दिलाइए। धन्यवाद। मैं अनुरोध करता हूं कोकम कादरी जी से कि वे पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। साथियों, आज के इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पे आपने देखा कि किस तरह से पूरे सूबे बिहार के हमारे जो युवा वर्ग हैं, खास के जेनजी वर्ग के जो युवा हैं, उनमें एक आशा की लहर महागठबंधन के प्रति है और वो चाहते हैं कि जो व्यवस्था है बेरोजगारी की, पलायन की, उससे उन्हें मुक्ति मिले और आगे के जो हमारे पहले चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें अप्रत्याशित रूप से हमें बढ़त मिली है। दूसरे चरण के जो चुनाव होने वाले हैं 11 को, उसमें भी हम आशा करते हैं, खास के सीमांचल का जो ये हमारा एरिया है, चूंकि मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूं इसलिए आपका ध्यान सीमांचल में आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं सीमांचल को लेकर करके। सीमांचल में विकास का झूठा वादा 50%
की जो आबादी है गरीबों की, मोदी सरकार ने उनके लिए कोई नीति आयोग या प्रमुख दिल्ली से सीमांचल की भीषण तम गरीबी के बारे में कोई योजना उन्होंने लागू नहीं की और यहां आकर विकास का झूठा गुणगान करते रहे। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है, जो आंकड़े हमारे पास हैं, कि अररिया की 52% आबादी, पूर्णिया की लगभग 50% आबादी और किशनगंज कटिहार की 45% से ज्यादा आबादी आज भी बहुआयामी गरीब है और पॉवर्टी से जूझ रही है। सवाल 20 वर्ष की भाजपा जेडीयू सरकार में अगर विकास हुआ है तो सीमांचल की आधी जनता अब भी गरीबी के नीचे क्यों है? एशियन डेवलपमेंट रिसर्च एडीआरआई की रिपोर्ट है कि सीमांचल की सच्चाई, एडीआरआई ने सीमांचल के 4 जिले में अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जो है उसमें 73% घरों में के पास नल नहीं है, हैंडपंप नहीं है। 33% जो परिवार हमारे हैं वो खुले में शौच करती है और 55% परिवार लकड़ी से खाना वहां बना रही है। 84% परिवार के पास 3 से कम संपत्ति है और गरीबी अधिकांशतर घरों में है। कृषि पर निर्भर जो 40% की जो वहां भूमिहीन आबादी है, ना उनके लिए शिक्षा के लिए कोई योजना, ना स्वास्थ्य के लिए और ना उनके लिए किसी तरह की रोजगार की सुविधा है। जब सीमांचल में लोग पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से वंचित हैं तो मोदी जी का विकास आखिर पहुंचा कहां? ये एक बड़ा सवाल है और आज भी पूरी तरह से उपेक्षित है। इसलिए मैं समझता हूं कि दूसरे चरण के चुनाव में जो जेनजी हमारे जो वर्ग के युवा साथी हैं वो जबरदस्त और अल्पसंख्यकों में भी काफी रोष है, इसलिए भारी हमें वहां से सीमांचल से बढ़त मिलने की उम्मीद है। धन्यवाद। एक मिनट, प्रश्न के पहले एक महत्वपूर्ण विषय छूट गया था, मैं उस पर नहीं आ पाया। कल आपने देखा होगा सराय रंजन में है, तो उसी वीवीपैट का ही बात में जो हमसे छूट गया था, जो राहुल जी कहा करते थे वोट चोरी की बात, अब तो धीरे धीरे उसकी कलई खुल रही है। पॉट होल के नीचे क्या होता है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब पॉट होल का ये निकलता है तो मालूम है कि सबको अंदर किस तरह का कीचड़ और गंदे नाले में बहता हुआ ये है। और सराय रंजन से कौन चुनाव लड़ रहे हैं ये भी आप सभी को अच्छे तरह से मालूम है कि कितने भारी भरकम मंत्री जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी हालत पतली है ये भी सबको पता है। तो जिस तरह से वीवीपैट वहाँ मिले हैं और पता नहीं क्या क्या और हो रहा है खेल, तो उससे जो राहुल जी ने उस दिन घोषणा किया मॉडल, जो बेल्जियम मॉडल की कहानी का, ब्राजीलियन मॉडल का, तो वो तो साफ यहाँ भी दिखने लगा है चुनाव समाप्त होने से पहले। तो इस पे भी आपका ध्यान जाना चाहिए। ऐसे तरह तरह की सफाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से आना शुरू हो गया है, लेकिन उनकी बातों में कोई दम नहीं लगता। आखिर क्यों वहीं पे मिला और सराय रंजन में ही क्यों मिला, समस्तीपुर में क्यों मिला, जहां उनके भारी भरकम मंत्री मैन फ्राइडे मुख्यमंत्री जी के हैं और सबको मालूम है कि वहां हालत ठीक नहीं है। इसलिए इस ओर मैं आपको इशारा करना चाहता था कि राहुल जी लगातार जो SIR का उनका यहाँ यात्रा था और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने AICC में घोषित किया था कि किस तरह से वोट चोरी हो रही है, किस तरह से प्रजातंत्र में चुनाव चुराया जा रहा है, यहाँ भी वो कोशिश जारी है। लेकिन बिहार के मतदाता सभी पूरी तरह से जागरूक हैं और महागठबंधन के जो साथी हैं, वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सभी का ध्यान है, हम लोग बिहार में वो चलने नहीं देंगे। धन्यवाद। एक मिनट पत्रकार साहब, एक सेकंड। आज बेहद महत्वपूर्ण खुलासा अखिलेश जी ने किया है। 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। एक तो
घोटाले के आरोपियों के प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ते हैं और युवा रोजगार मांगे तो उनके हाथ पैर तोड़ते हैं। ये जो विपिन शर्मा हैं, आप चौंक जाएंगे सुनकर, 2021 से ये जेल में बंद थे। ईडी सीबीआई के मुकदमों में जेल से बंद थे। अब भी अप्रैल में इनकी जमानत हुई है और प्रधानमंत्री जी साक्षात प्रणाम करने एयरपोर्ट पर बुला लिया। इनकी पत्नी को पटना के एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार किया था। कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का नारा बन गया है कि दाग अच्छे हैं। अब आपके कोई प्रश्न हो तो मैं एक एक करके पूछिए तो हमको आसानी होगी। मतदाता वोट डाल रहे हैं महागठबंधन के पक्ष में, लेकिन यहाँ जो काम हो रहा है उसको बेईमानी से जिताने की कोशिश हो रही है एनडीए के लोगों को, तो उससे कैसे निपटे? क्या उससे हम लोग निपटने की तैयारी में लगे हुए हैं और जब परिणाम आएगा तो आपको लग जाएगा कि नहीं हम लोग उससे निपटे हैं। सर, महनार में और समस्तीपुर में वीवीपैट का पर्ची मिला है और महनार में सीसीटीवी बंद हो गया। तो दो गाड़ियों का मूवमेंट आप मेरी ही बात को कह रहे हैं, जो मैंने मैन फ्राइडे का यूज किया। आप जहां का जिक्र कर रहे हैं वो जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और माननीय विजय चौधरी जी किस तरह से मुख्यमंत्री जी के आसपास रहते हैं। आप भी अभी कभी मिलने जाते होइएगा तो एक आदमी जो परमानेंट फिक्सचर मुख्यमंत्री जी के हैं वो माननीय विजय चौधरी जी हैं। तो उन लोगों के लिए ये सब जो हो रहा है गलत काम, चाहे महनार हो चाहे सराय रंजन हो, मैं इसी का खुलासा तो किया हूं कि वैसे प्रत्याशी हैं जो सरकार के आगे के चेहरा हैं, नीतीश कुमार जी के को चलाने वाले लोग हैं। तो उनके लिए जो धांधली की कोशिश की जा रही है उसका खुलासा मैं किया हूं यहाँ। बीजेपी के नेता दो वोट देने में पाए गए। 5 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में उन्होंने वोट डाला, उसके बाद 6 लोगों ने वोट डाले बिहार। नहीं तो अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है कि उस पर संज्ञान ले। जो कोई भी इस तरह का करता हो, मान लीजिए हम ही अगर 2 जगह वोट करते हो तो मुझे क्यों बख्शा जाना चाहिए? बाकी हम लोगों के जो वोटर्स हैं उनके वोट तो काटे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के वो भी कर रहे हैं, एमपी एक्स एमपी ऐसे लोग अगर 2 जगह वोट करते हैं तो उस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये दरअसल जो बात सब मिला के कहे तो ये हर बात जो है वो राहुल गांधी जी का जो आरोप है वोट चोरी का, उस सब बातों की पुष्टि करती है। आपने सीसीटीवी की बात की, अमूमन जो लगाया जाता है सीसीटीवी वो सुरक्षा की वजह से लगाया जाता है। देश के गृह मंत्री जब होटल में आते हैं तो सीसीटीवी ऑफ हो जाता है। आप और हम सुरक्षित होते हैं जब सीसीटीवी ऑन होता है। बीजेपी तब सुरक्षित होती है जब सीसीटीवी ऑफ होता है। तो ये मॉडल है, ये गुजरात का मॉडल है, ये वोट चोरी का मॉडल है कि आप आम आदमी तो छोड़िए, बिहार के लोग हैं उनका वोट काटा जाएगा, बाहर से जो लोग लाएंगे वो उनका वोट जोड़ा जाएगा। किसी काम से दिल्ली कर सकती है। खास करके जब डबल इंजन की सरकार हो तो बिजली कट जाती है, जब जज सुरक्षित ना हो, जब गृह मंत्री सुरक्षित ना हो। पिछले 20 साल की बात कह रहा हूं, अनेक जब सीबीआई का डायरेक्टर सुरक्षित ना हो। तो ये मॉडल है, इस मॉडल को हराना होगा और बिहार की जनता की ये चुनौती है, उन्हें ये चुनौती स्वीकार करना चाहिए और उन्हें हराना चाहिए। थैंक यू।